मैंने 2 बार लाइव वीडियो के माध्यम से ग्रेसिम द्वारा 25% मजदूरों की छटनी के विषय में दिए गए सम्माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कल उस प्रतिक्रिया को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लेकर एक वीडियो के माध्यम से मुझे अपने गिरेबान में झांकने की बात कही थी। तो मैं सम्माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब से कहना चाहता हूँ कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। रही बात मेरी और मेरे परिवार की, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ग्रेसिम के सबसे बड़े आंदोलन जो 1993 में हुआ था उसमें मेरे पिता निष्कासित हुए थे। तब से लेकर आज तक मेरे पिता कभी ग्रेसिम की दहलीज भी नहीं चढ़े। और रही बात आपकी, तो आपके बारे में सभी लोग व्यवस्थित रूप से जानते हैं। मैं उस दौर में जो हमारे परिवार को परेशानी हुई थी मेरे पिता की नौकरी जाने की वजह से, उस समय की परेशानी को मैं समझ सकता हूं। और आज जो कोरोना के कारण श्रमिक घर बैठे हुए हैं या जिन्हें वीआरएस मिल रहा है, उन परिवार की वेदना, उन परिवार की परेशानी भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन ये परेशानी आप नहीं समझेंगे, क्योंकि आपने भारत कॉमर्स उद्योग से लेकर ग्रेसिम उद्योग तक केवल राजनीति की है और केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि की है। आप इस नागदा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत कॉमर्स में भी राजनीति की और आज ग्रेसिम में भी राजनीति कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी मंशा है कि आपके बाद आपके पुत्र भारतीय मजदूर संघ की या आपके मातहत जितने भी संगठन हैं उनकी राजनीति करें, उनके सर्वोपरि नेता बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो 25% श्रमिकों की छटनी की बात है, आपने मात्र एक एजेंसी को ही क्यों कही? उस एजेंसी ने भी केवल व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला। आप यूँ तो छोटी छोटी बातें कई प्रमुख समाचार पत्रों में बोलते हैं, तो जब इतनी बड़ी बात थी कि 1375 लोगों को घर बिठाने की बात थी, तो आपने बड़े समाचार पत्रों में ये बात क्यों नहीं कही? कहीं ना कहीं आप इस व्हाट्सएप समाचार के माध्यम से उद्योग को या तो चमकाना चाहते थे या फिर आप ये चाहते थे कि जिस प्रकार की राजनीति करने का आपका स्वभाव है कि केवल श्रमिक हितैषी होने की औपचारिकता पूरी कर दी जाए। मैं आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब भी देना चाहता हूँ। दूसरा, आपका कहना है कि 2 साल पहले 2 साल से कास्ट कटिंग का काम हिंदुस्तान के सभी उद्योगों में चल रहा है। मतलब ये बात स्वतः ही सिद्ध होती है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी ने जो नोटबंदी और जीएसटी लागू की है उससे कहीं ना कहीं उद्योगों को नुकसान हुआ है। और उद्योगपति नुकसान सहन करते नहीं है, पूंजीपति कभी नुकसान सहन नहीं करेगा। वो अपने नुकसान की कमी खत्म करने के लिए, मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रमिकों का गला काटने का काम कर देगा। और उस जीएसटी और नोटबंदी का ही नतीजा है कि आज उद्योगपति छटनी करने पर आमादा है। तीसरा आपका कहना है कि 31 दिसंबर 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक स्ट्रेंथ चेक कर लेना कि कटौती हुई कि नहीं। तो मेरा कहना है कि इतने लंबे समय से जब मजदूरों की और स्टाफ कर्मियों की कटिंग चल रही थी, मतलब ये मान लो 31 दिसंबर से आज अगस्त 2020 चल रहा है, तो आप 18-19 महीने क्यों चुप बैठे? आपकी यूनियन क्यों चुप बैठी? और आज ऐसा क्या हो गया कि आपको उद्योग के खिलाफ इतना मुखर होना पड़ा? कहीं ना कहीं कोई बात है कि आपकी बात की अवहेलना उद्योग में की जा रही है, तो आप उद्योग के एक वरिष्ठ प्रबंधक को चमकाने के हिसाब से इतनी सारी बातें कर रहे हैं। चौथा, आपका कहना है कि उद्योग प्रबंधक कॉस्ट कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए या तो उत्पादन की कीमत ज़्यादा मिले या खर्च कम करें, और खर्चा कम श्रमिकों की कटौती से ही संभव है। तो मेरा कहना है कि शायद आपको पता होगा कि ग्रेसिम का ओवरऑल बिजनेस
देखा जाए तो ग्रेसिम का मुनाफा कहीं ना कहीं बढ़ा है। क्या उस एवज में पिछला जो समझौता हुआ उस एवज में क्या श्रमिकों की पगार बढ़ी है? दूसरा, पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका कहना है कि बड़े अधिकारियों को उद्योग नहीं निकालेंगे क्योंकि वे उद्योग प्रबंधकों के रिश्तेदार हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सन 2000 से वीआरएस चल रहा है, आज तक भी अनवरत जारी है। आपका भी कहना है कि 31 दिसंबर 2018 से श्रमिक निकाले जा रहे हैं। तो आपके परिवार के किसी व्यक्ति को आज तक उद्योग ने वीआरएस दिया क्या? ये बात आप खुद बताएं सार्वजनिक रूप से, अगर आपके किसी परिवार के व्यक्ति को वीआरएस मिला है। वहीं मैं उद्योग से कहना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने बोला है कि उद्योग लिस्ट दे के किन किन श्रमिकों को बाहर किया है, तो मैं उद्योग से पूछना चाहता हूं कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब से माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत के कौन कौन से परिजनों को नौकरी पे रखा गया और इनके कौन कौन से परिजनों को उद्योग में ठेका दिया गया। उद्योग प्रबंधक ये जान ले कि ये लिस्ट भी उनको सार्वजनिक करनी पड़ेगी कि माननीय शेखावत जी के कितने हित लाभ के काम उद्योग में हुए हैं। साथ ही आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने कही एक बात कि मैं देश प्रदेश के एक एक कारखाने के बारे में जानता हूँ। आपने टाटा के बारे में बात कही कि मैं आप टाटा की इंडस्ट्री के बारे में भी जानता हूँ। तो आप शायद भूल गए, मैं ये कागज़, ये पेपर दैनिक भास्कर का को एक इंटरव्यू दिया था योर स्टोरी में। रतन टाटा ने, बिरला के बराबर उद्योगपति हैं, उनका स्पष्ट कहना था कि जिन्होंने आपके लिए काम किया है उन्हें बारिश में रहने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या इसे ही नैतिकता कहते हैं? मैं टाटा का ये बात पूरी पढ़ के भी बताना चाहता हूँ कि रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हो रही छटनी को लेकर टाटा ने नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना मुश्किल दौर में लोगों के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है। जिन्होंने आपके लिए काम किया आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। मैं उद्योग प्रबंधकों को भी कहना चाहता हूँ, टाटा ने यह भी कहा कि उद्यमियों और कंपनियों के लिए लंबे समय तक काम करना और अच्छा प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता जरूरी है। महामारी के दौर में आप अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, क्या यही आपकी नैतिकता है? ये उद्योग प्रबंधकों को समझना चाहिए और ये पेपर माननीय शेखावत जी को भी बिरला के उच्च प्रबंधन को देना चाहिए कि जब टाटा की ऐसी सोच हो सकती है तो बिरला की क्यों नहीं ऐसी सोच हो सकती है। वहीं आपका कहना है कि जहां मजदूर संगठित रहेगा वहाँ छटनी के मामले में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। तो मेरा ऐसा सोचना है कि भारतीय मजदूर संघ नागदा में सबसे ज़्यादा सदस्य होंगे ग्रेसिम के श्रमिक सबसे ज़्यादा भारतीय मजदूर संघ के सदस्य हैं। तो जब आपके नेतृत्व में मजदूर संगठित है तो आप क्यों नहीं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरा तो कहना है कि आज मजदूरों को संगठित होने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर तो संगठित है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। आज संगठित होने की आवश्यकता है मजदूर संगठनों को और मजदूर नेताओं को कि वे मिलकर अपने स्वार्थ छोड़कर श्रमिकों की लड़ाई लड़े। आपने तो ये भी कहा कि आप देश और प्रदेश की सरकार में कई मीटिंगों में आपने प्रतिनिधित्व किया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2007 से प्रदेश में इन्वेस्टर मीट्स चालू हुई। इंदौर में बड़ी बड़ी इन्वेस्टर मीट्स भारतीय जनता पार्टी ने की, करोड़ों रुपए बहाए उन इन्वेस्टर मीट पे। तो आपने भी एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर हिस्सा लिया होगा। तो आपने कभी किसी बड़े उद्योगपति से बात की है क्या कि नागदा में चंबल नदी है, प्रचुर मात्रा है पानी की, नागदा आकर उद्योग डालो? कभी आपने किसी उद्योगपतियों को नागदा लाकर नागदा के बेरोजगार युवाओं के हित में बात करना चाहिए? मैं पीतमपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ कि पीतमपुर में कोई नदी नहीं है लेकिन वहाँ 500 से अधिक उद्योग है। लेकिन नागदा में चंबल नदी है, नागदा के आसपास चांबला है, मलेनी है, 2-3-4 नदियाँ हैं, लेकिन नागदा में मात्र 5-7 उद्योग है और नागदा में ढेरों बेरोजगार है। मैं शेखावत जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बहुत तगड़ी अप्रोच है।
आप पे हमें गर्व है, लेकिन आप अपनी सोच का सकारात्मक उपयोग करें और नागदा में और कई उद्योग लाने के लिए प्रयास करें। साथ ही आपने मुझसे कहा कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा समय आपको राजनीति करते हुए हो गया। कुल मिला के आपने कहा कि आपको 48 साल राजनीति में हो गया। मैं भी जानता हूँ आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे सम्मानीय हैं, आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा भी है। मैं आपकी तरह तजुर्बा हासिल नहीं करना चाहता हूँ। मैं तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ कि कैसे नागदा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिला सकता हूँ। मैं तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ कि कैसे मैं श्रमिकों का हित कर सकूँ। मैं तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ कि नागदा से कैसे पलायन रोक सकूँ। मैं अपना स्वहित नहीं चाहता माननीय शेखावत जी, मैं अपना स्वहित नहीं चाहता। मैं नागदा व आसपास के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य चाहता हूँ, इनका रोजगार चाहता हूँ, इनके लिए काम चाहता हूँ। मैं पुनः शेखावत जी से कहना चाहता हूँ कि आप श्रमिक हितों में आंदोलन करें, आप सड़कों पे आएँ। मैं सम्मान पूर्वक आपके पीछे पीछे चलने को तैयार हूँ, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से कभी न आए। कभी भी आप ये आटा नमक की बात या गिरेबान में झाँकने की बात ना करें, नहीं तो मैं आपकी बहुत सारी कथा कहानी शेयर में सुनता रहता हूँ। अगर वो कहानियाँ मैं लाइव के माध्यम से बोलना चालू करूँगा तो शायद मुझे लगता है कि मैं 10-20 बार भी लाइव आ जाऊँगा ना, तो आपकी ये कथा कहानी बंद नहीं होगी। अंत में मैं प्रबंधन से निवेदन करना चाहता हूँ और ट्रेड यूनियन नेताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये मांग रखें कि जो श्रमिक लॉकडाउन अवधि से घर बैठे हैं, सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि लॉकडाउन अवधि का पूरा पैसा मिलना चाहिए। तो ये सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नैतिक जवाबदारी बनती है कि लॉकडाउन अवधि का पैसा दिलाकर आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की बात का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाएं। साथ ही मेरी व्यक्तिगत सोच है कि जो भी मजदूर यहाँ पर कोरोना की वजह से ठेका श्रमिक घर बैठा है, उन्हें लॉकडाउन अवधि का तो पैसा दिया ही जाए। साथ ही वर्तमान में घर जो बैठे उन्हें घर चलाने में वास्तव में काफ़ी परेशानी आ रही है, तो एडवांस के बतौर हर ठेका श्रमिक को और जो भी स्थायी श्रमिक भी अगर घर बैठे हों तो उन्हें भी 25-25 हज़ार रुपये एडवांस दिए जाए। यही मेरा प्रबंधन से निवेदन है। साथ ही जो मेरे साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे आंकड़े के साथ ग्रेसिम के मुनाफे के आंकड़े के साथ ग्रेसिम की बैलेंस शीट लेकर और जो ग्रेसिम ने अभी विस्तार के लिए अनुमति मांगी है उन सारी शर्तों के साथ 2-3 दिन बाद पुनः आपके समक्ष लाइव आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मजदूर एकता जिंदाबाद।